नमस्कार। संकल्प क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं अपन आज की करंट अफेयर की क्लास। देखिए, शुरू करने से पहले जो कल मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर प्रदीप सिंह सिसोदिया ने बहुत शानदार दिया। ये उनके आंसर है। मैं अब जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब किसने जीता। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था मिस वर्ल्ड 2019, तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता था, तो वो थी टोनी एन सिंह। क्या नाम था उसका? टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड बनी थी और वह जमैका की रहने वाली थी। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, तो मिस यूनिवर्स बनी थी, उसका नाम था जोजीबिनी टूंजी। क्या नाम था? जोजीबिनी टूंजी और वह साउथ अफ्रीका की रहने वाली थी। मिस वर्ल्ड कौन बनी? टोनी एन सिंह। और मिस यूनिवर्स कौन बनी? तो वह थी जोजीबिनी टूंजी। और मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था सुमन राव ने। और सुमन राव राजस्थान की रहने वाली है। और साउथ अफ्रीका की जोजीबिनी टूंजी जो मिस यूनिवर्स बनी। इसके अलावा एक और होता है, उसका नाम है मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी। जो मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब था वह जीता नाज जोशी ने। किसने जीता? नाज जोशी ने। दूसरा क्वेश्चन, कौन से देश में सबसे ज़्यादा जीवित देसी भाषाएं हैं? तो ध्यान रखना, पपुआ न्यू गिनी में सबसे ज़्यादा जीवित देसी भाषाएं हैं। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? तो पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरास्बे। क्या है? पोर्ट मोरास्बे पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है। मैं आपको आओ दिखाता हूँ पपुआ न्यू गिनी मैप में है कहाँ। देखिए, यह है भारत से अगर मैं पूर्वी दिशा में चलता हूँ आसियान कंट्री की तरफ, तो यह जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है वह है पपुआ न्यू गिनी। और पपुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है वह है पोर्ट मोरास्बे। जो तीसरा क्वेश्चन है वह है, कौन से संगठन ने विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा की? तो आपको उस संगठन का नाम बताना है और उस संगठन का नाम है वह है इसरो ने विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। कौन सी वर्ष हुई थी? 1969 को। इसरो का जो मुख्यालय है वह है बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु होने के कारण बेंगलुरु को स्पेस सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी कौन सी है? वह है बेंगलुरु। इसरो के जो मुखिया है उसका नाम है के सिवन। उनका नाम क्या है? उनका नाम है के सिवन। इसके अलावा इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट, भारत का पहला उपग्रह था वह था आर्यभट्ट। यह भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। आर्यभट्ट था जिसे इसरो ने 1975 में छोड़ा था। और किसकी सहायता से छोड़ा था? तो वह था रसिया यूएसएसआर की सहायता से भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया। चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। कौन सी राज्य सरकार ने एक नई शिक्षा नीति रेस की फुल फॉर्म क्या है? वह है रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विथ एक्सीलेंस को अपनाया है। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है और उस राज्य का नाम है राजस्थान ने एक नई शिक्षा नीति रेस को अपनाई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना, परमजीत सिंह को नियुक्त किया गया।
जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है, यह बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। जो भी सेना के महत्वपूर्ण ऑपरेशन होते हैं उनका नेतृत्व इसी पद के अधीन होता है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं भारतीय सेना का हेड कौन है, तो वो आ जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने। नेवी का कौन है, तो आ जाएगा एडमिरल करमवीर सिंह। और वायुसेना का कौन है, तो वो आ जाएगा राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इन तीनों के ऊपर एक पद होता है और उस पद का नाम है CDS, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो वह है जनरल विपिन रावत। इसके अलावा जो आर्मी डे है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। इसके अलावा जो नेवी डे है वह होता है 4 दिसंबर को। और जो वायुसेना दिवस है वह होता है 8 अक्टूबर को। यह भी बातें सब ध्यान रखना। शुरू करते हैं अपन आज की करंट अफेयर की क्लास। देखिए, यह आज के 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन है और इनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की क्या थीम थी। देखिए, मैं राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को बनाया जाता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वह 12 अगस्त को बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी वह क्या थी। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, क्या है क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है। तीसरा, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे बोलते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे बोलते हैं। आपको पता होगा कि जो नोबेल पुरस्कार है वह 6 श्रेणियों में दिया जाता है, उसमें गणित का नाम नहीं आता। तो एक पुरस्कार है उसे गणित के नोबेल पुरस्कार की उपमा दी गई है। अब आपको बताना है कि वह पुरस्कार कौन सा है। अगला, जम्बूघोड़ा वन्य विहार कौन से राज्य में है। तो वन्य विहार का नाम क्या है, वह है जम्बूघोड़ा। जम्बूघोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में है। अगला, 5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 5th नेशनल हैंडलूम डे का मुख्य आयोजन कहाँ हुआ, यह भी आपको बताना है। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है 2020 ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता। देखो, ध्यान रखना, जो ब्रिस्बेन है वह ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है, और इसी के नाम पर एक टेनिस टूर्नामेंट है और उसको वर्तमान में जीता है कैरोलिना प्लिस्कोवा ने। क्या नाम है, कैरोलिना प्लिस्कोवा। और जो कैरोलिना प्लिस्कोवा है वह कौन से देश से संबंधित है, तो उनका देश है वह है चेक गणराज्य। और अगर चेक गणराज्य की राजधानी की बात करूं तो उसकी राजधानी है प्रेग, PRAGUE, प्रेग। कैरोलिना प्लिस्कोवा चेक गणराज्य से संबंधित है और उन्होंने 2020 ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट जीता है। अगर मैं बात करता हूँ नाओमी ओसाका, तो नाओमी ओसाका ने कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 जीता नाओमी ओसाका ने। इसके अलावा एस्ले बार्टी ने जीता था फ्रेंच ओपन। जो सिमोना हालेप है इसने जीता था विंबलडन ओपन। और जो बियांका एंड्रेस्क्यू है इसने जीता था US ओपन। यह 4 जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम है वह इस प्रकार जीते गए थे। देखिए, सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जीता किसने, नाओमी ओसाका ने। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन किसने जीता, तो वह जीता एस्ले बार्टी ने। उसके बाद होता है विंबलडन ओपन और वह जीता सिमोना हालेप ने। और अंत में होता है US ओपन और वह जीता बियांका एंड्रेस्क्यू ने। यह भी बातें ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं टेनिस एकल खिताब पुरुषों में तो वह किसने जीता, तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और विंबलडन ओपन है वह जीते नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया देश से संबंधित है। और US ओपन और फ्रेंच ओपन वो दोनों जीते राफेल नडाल ने, जो स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। ये सब बातें आपको क्लियर हुई होगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए,
अगला सवाल बोल रहा है कि विश्वास और आश्वस्त कौन से राज्य की दो परियोजनाएं हैं। देखिए योजनाओं का नाम क्या है, विश्वास, और दूसरी योजना है वह है आश्वस्त। देखिए विश्वास की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यह एग्जाम में महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए विश्वास की फुल फॉर्म होती है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। वापस बोल रहा हूँ, वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। और जो आश्वस्त है वह साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है। क्या है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, वह है आश्वस्त। तो इनको शुरू किसने किया है, तो इनको शुरू किया है गुजरात की सरकार ने। गुजरात के जो सीएम है वह है विजय रूपाणी। गुजरात के जो सीएम है वह है विजय रूपाणी, और जो गवर्नर है वह है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात की जो राजधानी है वह है गांधीनगर। गुजरात की जो राजधानी है वह है गांधीनगर, और गांधीनगर अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र है। गांधीनगर अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र है। और जो इन दोनों योजनाएं थी, ये दोनों योजनाएं थी जो विश्वास और आश्वस्त, इसका उद्घाटन भी अमित शाह ने किया। इसका उद्घाटन भी अमित शाह ने ही किया। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे तो गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है, और वह बनी है अहमदाबाद के अंदर। और जो पहली सबसे ऊंची प्रतिमा थी वह भी गुजरात के अंदर ही थी, और वह थी नर्मदा जिले के अंदर। नर्मदा जिले के अंदर कौन सा गांव था, तो गांव था केवड़िया गांव। केवड़िया गांव में नर्मदा जिले में गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और उसकी हाइट थी 182 मीटर। और इन दोनों प्रतिमाओं के निर्माता कौन थे, इन दोनों प्रतिमाओं के निर्माता थे रामवनजी सूतर। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। देखिए महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना। देखिए योजना का नाम क्या है, योजना का नाम है यशस्विनी योजना। कौन से राज्य में शुरू हुई है। जैसा कि अपन जानते हैं कि पूरे भारत में महिला उद्यमियों को बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजना चल रही है। महिलाओं को आगे आने के लिए हर राज्य पहल कर रहा है, और उसी कड़ी में गोवा ने एक योजना शुरू की है, और उस योजना का नाम है यशस्विनी योजना। इसमें क्या होगा, इस योजना के अंतर्गत अगर कोई महिलाओं का ग्रुप अपना कोई बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना चाहता है तो उन्हें 5 लाख तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाएगा। मतलब जैसे अगर अपन लोन लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उसके बदले में अपन को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, लेकिन इस योजना के तहत अगर महिलाओं का कोई ग्रुप लोन लेने के लिए जाएगा तो उन्हें 5 लाख तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाएगा। इसके अलावा जो गोवा है, गोवा की राजधानी है वह है पणजी। गोवा के जो सीएम है वह है प्रमोद सावंत। गोवा के जो सीएम है वह है प्रमोद सावंत, बीजेपी के आदमी है प्रमोद सावंत। और जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनकी मृत्यु के बाद प्रमोद सावंत नए मुख्यमंत्री बने, और अभी हाल ही में मनोहर पर्रिकर को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ध्यान रखना कि गोवा के अंदर सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, और उसका नाम है भगवान महावीर नेशनल पार्क। क्या नाम है, भगवान महावीर नेशनल पार्क। और उसका इसी का दूसरा नाम है वह है मोल्लम नेशनल पार्क। क्या नाम है, मोल्लम नेशनल पार्क इसी नेशनल पार्क का दूसरा नाम है। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी है गोवा के अंदर। कौन सा है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, वह भी गोवा के अंदर है। और अगर मैं आपसे पूछूं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो वह है कश्मीर के अंदर। कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे पूछे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो वो तो आ जाएगा कश्मीर के अंदर, और अगर आपसे पूछे सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो वह आ जाएगा गोवा के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि गोवा के बारे में ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगला, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। देखिए अभी वर्तमान में भारत देश में
नाम बदलने का सिलसिला काफ़ी चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रॉबर्टगंज है, रॉबर्टगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम परिवर्तित करके सोनभद्र कर दिया गया। इसके अलावा इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया। इसके अलावा एक रेलवे स्टेशन का था, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया। इस तरह से वर्तमान में नाम बदलने का क्रम बहुत चल रहा है। तो अभी हाल ही में जो कोलकाता पोर्ट था उसका नाम बदल के किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वह जनसंघ के फाउंडर हैं। जनसंघ पार्टी थी, उसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये जो जनसंघ पार्टी है वही आगे चलकर बीजेपी बने। और एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जो बीजेपी के फाउंडर नेता थे वह थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इन्हीं के नाम पर कोलकाता पोर्ट का नाम रखा गया। ध्यान रखना कि पश्चिम बंगाल में दो मुख्य पोर्ट हैं, एक तो है कोलकाता पोर्ट और दूसरा है हल्दिया पोर्ट। और उस कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। आइए मैं आपको बताता हूँ कि भारत के अंदर कौन कौन से मुख्य पोर्ट हैं। देखिए यह है मैप, इसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि भारत के अंदर कौन कौन से मुख्य पोर्ट हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में एक हो गया कोलकाता पोर्ट, जिसका नाम परिवर्तित करके किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और दूसरा पोर्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर, वह है हल्दिया पोर्ट। क्या नाम है उसका? वह है हल्दिया पोर्ट। दूसरा, उड़ीसा के अंदर एक महत्वपूर्ण पोर्ट है और उस पोर्ट का नाम है पारादीप। आंध्र प्रदेश के अंदर एक पोर्ट है, उसका नाम है विशाखापट्टनम। और एक पोर्ट और है जो अभी न्यूज़ में था, आंध्र प्रदेश का एक पोर्ट और है जो अभी न्यूज़ में था, उसका नाम है कृष्णापट्टनम। क्या नाम है उसका? कृष्णापट्टनम। आंध्र प्रदेश के अंदर एक पोर्ट है, उसका नाम था कृष्णापट्टनम। और इस कृष्णापट्टनम पोर्ट को अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने लीज पर ले लिया है। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर पोर्ट हैं, वह हैं चेन्नई पोर्ट और एन्नूर पोर्ट। एन्नूर पोर्ट का नाम ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? एन्नूर पोर्ट। एन्नूर पोर्ट भी कहाँ है? एन्नूर पोर्ट भी है तमिलनाडु के अंदर। उसके अलावा केरल के अंदर कोची पोर्ट है। और मैंने आपको बताया था कि कोची के अंदर वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? वह हुआ था कोची के अंदर। कर्नाटका के अंदर कौन सा पोर्ट है? वह है मैंगलुरु पोर्ट। मैंगलुरु पोर्ट, ध्यान रखना मैंगलुरु और बेंगलुरु के अंदर कंफ्यूज मत होना। जो बेंगलुरु है वह कर्नाटक की राजधानी है, और लेकिन मैंगलुरु है वह कर्नाटक के अंदर एक पोर्ट है। गोवा, छोटा सा दिख रहा है गोवा आपको, ये गोवा है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में है गोवा। और गोवा के अंदर जो पोर्ट है उसका नाम है मोरमुगाव पोर्ट। क्या नाम है? गोवा के अंदर जो पोर्ट है उसका नाम है मारमुगाव पोर्ट। मारमुगाव पोर्ट, मारमुगाव पोर्ट। जो गोवा के अंदर पोर्ट है उसका नाम है मारमुगाव पोर्ट। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के अंदर पोर्ट है उसका नाम है मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक पोर्ट और बन रहा है, उसका नाम है वधावन पोर्ट। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वधावन पोर्ट। गुजरात के अंदर एक पोर्ट है और वह पोर्ट है कांडला पोर्ट। इस तरह से जो भारत में मुख्य पोर्ट हैं वह सब मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल बोल रहा है आपसे, धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी भारत को एकीकृत स्टील हब बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो देखो आपको मिशन का नाम बताना है, तो वह मिशन है पूर्वोदय मिशन। मतलब पूरी भारत को एक स्टील का हब बनाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च किया है। जो धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान में पेट्रोल मिनिस्टर है, नेचुरल गैस मिनिस्टर है, प्राकृतिक गैस मिनिस्टर और पेट्रोल मिनिस्टर हैं। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा मैं आपसे अगर बात करूं कि जो पूर्वोदय है, पूर्वोदय के अंदर जो पूरी भारत, मतलब पूरी भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हो गए, तो ध्यान रखना, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर, चौथा हो गया मिजोरम, इसके अलावा हो गया आसाम, फिर मेघालय और फिर हो गया त्रिपुरा। इस तरह से यह 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत, पूरी भारत में, जैसे अपन 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि भारत के अंदर मुख्य रूप से स्टील प्लांट कौन कौन से हैं। इसके लिए अपन चलते हैं पीछे स्लाइड पर।
देखिए, यह है भारत में मुख्य रूप से स्टील प्लांट कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला मैं अगर बात करूं, छत्तीसगढ़ के अंदर है। देखिए, यह है भिलई, भिलई के अंदर है। ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर है भिलई। उसके बाद उड़ीसा, ये पड़ता है उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर है राउरकेला, उड़ीसा के अंदर है राउरकेला। झारखंड के अंदर है बोकारो और जमशेदपुर, बोकारो और जमशेदपुर है झारखंड के अंदर। ध्यान रखना, बोकारो भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी है, क्योंकि यह शहर स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है, बहुत ज़्यादा रुझान है इनका। इस कारण बोकारो को इंडिया की पहली और एशिया की दूसरी ग्लोबल एक्टिव सिटी का अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा मैं बात करता हूँ वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है उसके अंदर है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के अंदर है दुर्गापुर। कर्नाटक के अंदर है भद्रावती और विजयनगर, भद्रावती और विजयनगर। आंध्र प्रदेश के अंदर है विशाखापट्टनम। इस तरह से, और तमिलनाडु के अंदर है सेलम, तमिलनाडु के अंदर है सेलम। ये मुख्य रूप से आयरन और स्टील प्लांट है भारत के अंदर। आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के दे देगा। क्लियर? चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ध्यान रखना आपको, यह जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है इसका खिताब जीता है केंटो मोमोडा ने। किसने जीता है? केंटो मोमोडा ने। अगर मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ मलेशिया की राजधानी है कुलालमपुर। कौन सी राजधानी है? कुलालमपुर, कुलालमपुर है इसकी राजधानी। लेकिन अगर आपसे पूछे मलेशिया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, तो वो राजधानी हो जाएगी पुत्रजया। कौन सी राजधानी है? पुत्रजया, पुत्रजया है इसकी दूसरी राजधानी। मलेशिया के जो वर्तमान में पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है यासीन। कौन है? वह है यासीन, वह है यासीन। और जो पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वह थे महातिर मोहम्मद, और जो महातिर मोहम्मद थे वह दुनिया के सबसे उम्रदराज प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के, लेकिन वर्तमान में है यासीन। और अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वह है सना मारिन। कौन है? सना मारिन। और सना मारिन कहाँ की है? सना मारिन है फिनलैंड की, सना मारिन है फिनलैंड की, सना मारिन है फिनलैंड की। और फिनलैंड की जो राजधानी है वह है हेलसिंकी। उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व इज्तिमा का पहला चरण कौन से देश में शुरू हुआ। देखिए, जिस तरह से हमारे भारत में हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण यात्राएं होती हैं, महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं, उसी तरह से इस्लाम का यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसका नाम है विश्व इज्तिमा, विश्व इज्तिमा। यह बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। देखिए, यह इसका जो पहला चरण आयोजित हुआ है वह हुआ है बांग्लादेश के अंदर। वह कहाँ हुआ है? बांग्लादेश के अंदर। देखिए, यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा एक तरह से मेला होता है। जो सबसे बड़ा मेला होता है वह तो होता है हज, जहाँ पे भारत का कोठा कहता है वहाँ भारत का कोठा है 2 लाख का कोठा है भारत का। ठीक है। और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है वो होता है विश्व इज्तिमा, और यह इसका भी पहला चरण शुरू हुआ है, वह हुआ है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की जो राजधानी है वह है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। जो इसकी करेंसी है वह है टका। और वर्तमान में जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है शेख हसीना, और शेख हसीना की पार्टी का नाम है आवामी लीग। और शेख हसीना के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें बांग्लादेश का पिता भी कहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को अपन बांग्लादेश के पिता कहते हैं, और बंगबंधु के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। और वर्तमान में अभी शेख हसीना को कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार मिला शेख हसीना को? तो वह था कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए, यह जो सम्मेलन था यह विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित था। भारत समेत जो दुनिया के देश हैं उनमें जो जैविक ईंधन है जैसे पेट्रोल, डीजल, इनका उपयोग कम से कम हो, और जो नवीनीकरण ऊर्जा है जैसे मैं अगर बात करूँ सौर ऊर्जा, टाइडल एनर्जी हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इन सब का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको बढ़ाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और वह हुआ था अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी है वह यूएई की राजधानी है, वह यूएई की राजधानी है, यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और उसकी करेंसी है वह है दिरहम,
वह है दिरहम। वह है इसकी करेंसी, वह है दिरहम। और यह भी ध्यान रखना, यूएई ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ये आज का अंतिम सवाल था। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और जो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको 5 सवाल दिए थे, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने जो आपको ये 5 सवाल दिए थे, इनका नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना नहीं भूलें। आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।